हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फॉर्मूला के एक्सेल मास्टर क्लास के पार्ट 15 में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फॉर्मूला टैब के उन सभी सेक्शंस को जो फंक्शन लाइब्रेरी के अलावा होते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी को मैंने इसीलिए स्किप किया क्योंकि यहाँ पर एक-एक फंक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं फाइनेंशियल में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लॉजिकल में जैसे मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। टेक्स्ट में जाता हूँ तो और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो सब मिला के यहाँ पर 450-500 ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में सबको सिखाने जाऊँगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, आपको सिखाता जाऊँगा ताकि आप बोर भी ना हो और आपको सीखने में मज़ा आए। तो फंक्शन लाइब्रेरी के अलावा ऑप्शन होते हैं जैसे कि नंबर रेंज, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन ग्रुप। अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर फीचर को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। और हाँ, अगर आपको एक्सेल सीखने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे पूरे एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका डिफाइन नेम का। डिफाइन नेम का ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले मैं इस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं डिफाइन नेम में जाऊँगा, तो देखिए आपको यहाँ पर नेम में मैथ्स मिल जाएगा क्योंकि कॉलम में आपका ऊपर मैथ्स लिखा हुआ है। तो आप उसके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो और अगर आपको नया कस्टमाइज़ आपका नाम बनाना है तो आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। फिर यहाँ पर जैसे ही मैं कोई भी फ़ॉर्मूला लगाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू करके सम करके टैप करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ़ लिखूँगा मैथ्स। तो देखिए मेरा यहाँ पर मैथ्स नाम का नाम आ जाएगा, फिर उसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो देखिए मेरा ये रेंज जो मैंने सिलेक्ट किया था वो अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के लिए नहीं आना पड़ा। जैसे मैंने कोई रेंज को यहाँ पर नाम दिया गया है, तो मैं फ़ॉर्मूला में उस नाम को ऐड करूँगा तो मेरा रेंज ऑटोमैटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैथ्स सिलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, तो देखिए मेरा 819 यहाँ पर आ चुका है। वैसे ही अगर मुझे हिंदी के लिए करना हो तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर डिफाइन नेम में जाऊँगा, तो देखिए मेरा हिंदी यहाँ पर आ जाएगा, ओके कर दूँगा। फिर यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊँगा, इज़ इक्वल टू करूँगा, सम करूँगा, टैब दबाऊँगा, सम का फ़ॉर्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा हिंदी, तो मैं जैसे ही हिंदी लिखूँगा, तो देखिए मेरा ये रेंज अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एंटर करूँगा तो उसका नाम आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डिफाइन नेम का। इसके बाद का ऑप्शन है आपका यूज इन फॉर्मूला। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 नेम डिफाइन किए हुए थे हिंदी और मैथ्स। उसको मुझे अगर यहाँ पर यूज़ करना है तो देखिए उसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू कर दूँगा, फिर यहाँ पर सम करूँगा, टैब दबा दूँगा और यहाँ पर यूज़ इन फॉर्मूला में जाऊँगा और जितने भी नेम यहाँ पर मैंने डिफाइन किए हैं, सबका नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए हिंदी का करना चाहता हूँ तो हिंदी को यूज़ करूँगा और यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो देखिए हिंदी का आ चुका है। तो डिफाइन नेम में पहले आप नाम को डिफाइन करेंगे और दूसरे में उस नेम को किसी फॉर्मूला में आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके आगे आपको यहाँ पर नेम मैनेजर मिल जाएगा। नेम मैनेजर का यूज़ क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर कितने रेंज को नाम में डिफाइन किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी और मैथ्स को किया हुआ है। अगर मैं किसी को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर न्यू में जाऊँगा, तो देखिए मुझे यहाँ पर नाम लिखने के लिए बोला है। तो नाम मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख दूँगा। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया है। फिर यहाँ पर मुझे रेफ़र करना है कि कौन-सी रेंज को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो देखिए इंग्लिश नाम का भी आपका यहाँ पर नाम मैनेजर में नाम आ चुका है। तो ऐसे करके आप जितने भी नाम ऐड करना चाहो उतने कर सकते हो। इसके बाद आपका एडिट है। एडिट में क्या होगा कि जैसे ही इंग्लिश नाम का है, तो देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर एक बार फिर से वापस चला जाऊँगा, फिर यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो देखिए आपका इंग्लिश नाम का वर्ज़न आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू करूँगा, सम करूँगा, फिर यहाँ पर टैब कर दूँगा, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा इंग्लिश। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, तो देखिए मेरा इतना ही रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने उसको एडिट किया हुआ था। तो ऐसे करके आप एडिट कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पर नेम मैनेजर में जाऊँगा, तो देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है। उसको मुझे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ और यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो ये तो हो गया आपके नेम मैनेजर का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन।
तो सबसे पहले मैं अपने इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में चला जाऊँगा। तो देखिए आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि टॉप रो को आप रिपीट करना चाहते हो, यानी कि उसके हिसाब से नाम देना चाहते हो, लेफ्ट कॉलम के हिसाब से नाम देना चाहते हो, बॉटम रो के हिसाब से, राइट कॉलम के हिसाब से, जिस हिसाब से भी आप देना चाहते हो उस हिसाब से दे सकते हो। तो अगर आपका डेटा वर्टिकल है तो आपके लिए टॉप रो बेस्ट रहेगा और हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट कॉलम बेस्ट रहेगा। तो मेरा वर्टिकल है तो मैं यहाँ पर टॉप रो में क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो मैंने अपने डेटा के मुताबिक अपने नाम डिफाइन कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर नेम मैनेजर में जैसे ही जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा कॉलम के हिसाब से डिफाइन नेम आ चुका है और उसकी रेंज यहाँ पर दिख रही है और कौन सी सीट में है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। फिर यहाँ पर एक बार फिर से मैं वापस चला जाऊँगा। तो ये तो हो गया डिफाइन नेम्स का। इसके बाद चलते हैं आपका फॉर्मूला ऑडिटिंग का। फॉर्मूला ऑडिटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, जैसे यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोस, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग और इवैल्यूएट फॉर्मूला। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ट्रेस प्रेसिडेंट का। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा, सम करूँगा, फिर यहाँ पर टैब दबाऊँगा, अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो मैंने ये कर लिया। फिर यहाँ पर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा तो सारे का सारा डेटा अब मेरा आ जाएगा। तो ट्रेस प्रेसिडेंस से आप देख सकते हैं कि कोई सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो जिस भी सेल में आपका फॉर्मूला लगा है उसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर प्रेस प्रेसिडेंट पे जाएँगे। तो देखिए मेरा ये 5 सेल का मिलके यहाँ पर ये वाला सेल बन चुका है। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पर इसका सम किया है और मुझे ये डेटा मिला है। तो देखिए मैं इसको हटा के यहाँ पर ले जाता हूँ, फिर यहाँ पर प्रेस प्रेसिडेंट में जाता हूँ। तो देखिए मेरा ये पूरा का पूरा रेंज इससे डिपेंडेंट है, ये आपको दिखा रहा है। तो इसकी मदद से आपके बड़े डेटा में आप देखना चाहते हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कौन-कौन से सेल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे आप देख सकते हैं। इसके बाद का दूसरा ऑप्शन है आपका ट्रेस डिपेंडेंट का। तो ट्रेस डिपेंडेंट से आप जान सकते हैं कि सिलेक्टेड सेल का यूज़ कहाँ-कहाँ हो रहा है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंट में जाऊँगा, तो देखिए इस वाले सेल का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही जाऊँगा तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू करूँगा, सम करूँगा, टैब दबाऊँगा, फिर यहाँ पर देखिए मैं इस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ पर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंट में जाऊँगा। तो देखिए मेरा ये सेल कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हो रहा था और मैंने यहाँ पर नया डेटा बनाया, तो देखिए मेरा यहाँ पर 2 जगह पे यूज़ हो रहा है। इसके बाद का ऑप्शन है आपका रिमूव एरोज़ का। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे रिमूव एरोज़ पे करूँगा, तो चाहे वो ट्रेस प्रेसिडेंट का हो या चाहे वो ट्रेस डिपेंडेंट का हो, वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप कस्टमाइज़ में जाओगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएँगे, रिमूव प्रेसिडेंट एरो और डिपेंडेंट एरो। अगर आप अलग-अलग करना चाहते हो तो अलग-अलग भी कर सकते हो और यहाँ पर दोनों को करना चाहो तो दोनों को कर सकते हो। इसके बाद का ऑप्शन है आपका शो फॉर्मूला का। तो सबसे पहले मैं अपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं अपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर शो फॉर्मूला में जाऊँगा। तो देखिए मेरा ये डेटा है उसमें से कहाँ-कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को छोटा कर लेता हूँ तो आपको देखने में समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जितना फॉर्मूला लगाया हुआ है वो आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया तो आपको नहीं दिखेगा और अगर मैं लगाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर डिफाइन नेम किया था और फॉर्मूला लगाया था तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ऐसे करके आप 100 फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है आपका एरर चेकिंग का। अगर किसी फॉर्मूला में एरर है, एक्सेल उसे डिटेक्ट करता है और ये ऑप्शन उसे दिखाता है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को थोड़ा-सा बड़ा कर लेता ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो मैंने इस डेटा को बड़ा कर लिया है। फिर यहाँ पर इस डेटा को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू करूँगा, फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस करूँगा, इसको सिलेक्ट करके प्लस करूँगा। ऐसे करके सबको सिलेक्ट करके मैं प्लस करता जाऊँगा। तो मेरा ये ऑप्शन आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर 81 की जगह पर कोई भी टेक्स्ट लिख दूँगा, तो देखिए मेरा एरर यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर एरर आया है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, फिर एरर चेकिंग में जाऊँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर कौन-सा फ़ॉर्मूला मैंने लगाया है, वो दिख जाएगा और क्या एरर है, यहाँ पर लिखा है अ वैल्यू यूज्ड इन द फ़ॉर्मूला इज़ द व्रॉन्ग डेटा टाइप। यानी कि आपका जितना डेटा है, वो यहाँ पर नंबर में है और एक सेल यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में लिखा है, इस वजह से यहाँ पर आपका एरर आ रहा है।
तो इसका कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इसको इग्नोर करना चाहते हो कर सकते हो, इसको एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद का ऑप्शन है आपका इवैल्यूएट फॉर्मूला, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर एरर वाले पे ही रखूँगा, इवैल्यूएट में जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इवैल्यूएट पे जाऊँगा तो मेरा कौन-सा डेटा यहाँ पर ओके है, कौन-सा एनजी है, कौन से डेटा में कौन-सा फॉर्मूला लगा है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर C7 से लेकर G7 यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इवैल्यूएट पे क्लिक करूँगा तो C7 में 93 दिखाएगा। फिर एक बार फिर से इवैल्यूएट करूँगा तो मेरा यहाँ पर D7 का 90 दिखाएगा। फिर यहाँ पर नीचे यहाँ पर लाइन दिख रही होगी, यानी कि उन दोनों को यहाँ पर मिला देगा। जो भी फ़ॉर्मूला आपने प्लस लिखा, माइनस लिखा, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जो भी होगा वो यहाँ पर कर देगा। फिर यहाँ पर मैं इवैल्यूएट करूँगा तो दोनों मिल जाएँगे। फिर यहाँ पर इवैल्यूएट करूँगा तो आपका ए आ जाएगा। ए आपका यहाँ पर नंबर नहीं है तो देखिए आपका यहाँ पर वैल्यू में एरर दिखाएगा। तो आपको इवैल्यूएट करके पता चलेगा कि कौन-सा फ़ॉर्मूला कैसे लगा है और कहाँ पर एरर आ रही है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर वापस चला जाऊँगा। इसके बाद का अगला ऑप्शन है आपका वॉच विंडो का। ये ऑप्शन बहुत काम का है जब आप किसी एक सेल में वैल्यू पर नज़र रखनी हो, चाहे आप किसी भी शीट या किसी भी जगह पे हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इस वाले डेटा को डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया। फिर मैं इन सबका यहाँ पर सम लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे मेरी जितनी कॉलम है, मेरे जितने सब्जेक्ट है, उनका सम यहाँ पर लगा दिया है और इन सारे का सम मैं यहाँ पर नीचे करके जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पर इज़ इक्वल टू करूँगा, सम करूँगा, टैब दबाऊँगा, फिर यहाँ पर पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो देखिए मेरे यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा का सम आ चुका है। फिर यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर 77 की जगह 67 करूँगा, तो देखिए यहाँ पर डेटा चेंज होगा, फिर यहाँ पर नीचे भी चेंज होगा। तो बार-बार मुझे यहाँ पर नीचे देखने के लिए आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर वॉच विंडो पे जाऊँगा, तो देखिए आपका वॉच विंडो आ चुका है। तो देखिए मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ, फिर यहाँ पर 74 की जगह 56 कर दूँगा। तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पर नीचे चेंज हुआ है, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर बार-बार नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 79 की जगह मैं 80 कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 80 कर दिया। तो देखिए 1 पॉइंट यहाँ पर बढ़ गया है। तो ऐसे करके वॉच विंडो का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका एक ही शीट के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे शीट नंबर 1 पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर इज़ इक्वल टू करूँगा, फिर यहाँ पर सम का फ़ॉर्मूला लगाऊँगा, फिर यहाँ पर टैब कर दूँगा, एक बार फिर से 4 नंबर की शीट पे चला जाऊँगा, फिर यहाँ पर एक बार फिर से रेंज को सिलेक्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर 3938 आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर ऐड वॉच करूँगा, तो देखिए मेरा यहाँ पर नया पॉपअप आ चुका है, उसको मैं ऐड करूँगा, तो देखिए मैंने ऐड कर लिया है। फिर यहाँ पर मैं जैसे शीट नंबर 4 पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं 79 की जगह 80 कर दूँगा, फिर यहाँ पर ओके करूँगा। तो देखिए मेरा शीट नंबर 1 में भी यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन मैं बार-बार यहाँ पर शीट नंबर 1 में आना नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पर वॉच विंडो किया है। वॉच विंडो अगर आपका बीच में आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पर ऊपर भी ले जा सकते हो, जो कि आपका फ़ॉर्मूला बार के ऊपर आ जाएगा। फिर उसको आप मूव करना चाहते हो, तो ये वाले ऑप्शन में जाके मूव करोगे, तो देखिए यहाँ से मूव भी कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन है आपका कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएँगे, कैलकुलेशन ऑप्शंस, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। कैलकुलेशन ऑप्शन में यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएँगे, जैसे ऑटोमेटिक है, उसके बाद है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स और यहाँ पर मैनुअल है। जैसे मैं यहाँ पर इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पर इज़ इक्वल टू करके सम करूँगा, फिर यहाँ पर टैब लगा के अपनी इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर ओके कर दूँगा। फिर देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो देखिए मेरा पूरा डेटा ऑटोमैटिकली आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑटोमैटिक किया हुआ है। लेकिन अगर मैं मैनुअल कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर मैं कैलकुलेशन ऑप्शन में जाऊँगा, मैनुअल करूँगा, फिर यहाँ पर अल्ट इक्वल करूँगा, तो मैंने यहाँ पर अल्ट इक्वल करके सम का फ़ॉर्मूला लगा दिया है। फिर इसको देखिए मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, जो कि डेटा मेरा पहले से है। फिर इसको अगर मुझे मैन्युअली कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कैलकुलेट नाउ। वहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा डेटा है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक और मैनुअल आपको पता चल गया है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। ये आपके लिए थोड़ा-सा आगे का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको डेटा टेबल पता नहीं है। लेकिन मोटा-मोटा मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर शीट नंबर 5 में जाऊँगा, 1 को क्लिक करूँगा, नीचे एनालिसिस मिलेगा, उसको क्लिक करोगे तो आपका डेटा टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा-सा एडवांस है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
तो देखिए मैं सबसे पहले मेरी इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर व्हाट इफ में जाके डेटा टेबल में क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर आपको रो इनपुट माँगेगा, तो मैं ऊपर वाले को करूँगा। फिर यहाँ पर कॉलम इनपुट माँगेगा, तो मैं यहाँ पर नीचे वाले को क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा 2 की जगह मैं यहाँ पर 5 कर दूँगा। तो देखिए मेरा डेटा अपने आप चेंज हो रहा है 5, 10, 15, 20। इसके बाद इसको मैं 7 करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 7 करूँगा, ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर फ़ॉर्मूला टैब में जाऊँगा, कैलकुलेशन ऑप्शन में जाऊँगा और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल में जाऊँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर 7 की जगह पे यहाँ पर एक बार फिर से 5 करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट नाउ में जाऊँगा तो देखिए मेरा 5, 10, 15 वापस आ गया है। लेकिन यही डेटा मैं यहाँ पर जाऊँगा शीट नंबर 4 में जाऊँगा, फिर यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँगा, फिर यहाँ पर अल्ट इक्वल टू करूँगा, देखिए मेरा सम का फ़ॉर्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मेरा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल किया है। तो डेटा टेबल के अलावा बाकी जितने भी डेटा आपका है उसमें आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन डेटा टेबल में आपको उसको मैन्युअल करना पड़ेगा। इसके बाद का ऑप्शन है आपका कैलकुलेट शीट का। तो कैलकुलेट शीट का ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले मैं इस डेटा को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर दूसरी शीट में जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर कैलकुलेट शीट का ऑप्शन देखने के लिए मुझे यहाँ पर मैन्युअल में करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ पर अल्ट इक्वल करके सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। फिर जैसे मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो देखिए मेरा ये मैन्युअल किया हुआ है, तो यही ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर शीट नंबर 4 में जाऊँगा, फिर इस वाले को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया है। फिर यहाँ पर अल्ट इक्वल करूँगा, सम का फ़ॉर्मूला आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो देखिए वो का वो डेटा आ जाएगा। तो इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट नाउ में क्लिक करूँगा, तो देखिए शीट नंबर 4 और शीट नंबर 6 दोनों में चेंज यहाँ पर हो चुका है, वो ऑटोमेटिक हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर इस पूरे डेटा को एक बार फिर से वैसा का वैसा कर देता हूँ, एक बार फिर से 4 नंबर की शीट में भी। तो देखिए मेरा डेटा पहले जैसा था वैसा हो चुका है। फिर यहाँ पर कैलकुलेट शीट को मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पर चेंज हो चुका है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर शीट नंबर 6 पे जाऊँगा तो देखिए मेरा डेटा वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेट शीट किया है। अगर मैं कैलकुलेट नाउ करता तो मेरा यहाँ पर भी चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने कैलकुलेट शीट किया है, यानी कि पर्टिकुलर शीट का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थे फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी के अलावा बाकी सब ये ऑप्शन डिफाइन नेम से लेकर वॉच विंडो और कैलकुलेशन तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा काम का फीचर कौन सा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला पार्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।